दुश्मन ने अगर कभी भी छोटे या बड़े पैमाने पर जहारियत की कोशिश की तो उसे इसकी नाकाबिले बर्दाश्त कीमत अदा करनी पड़ेगी। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म ऐसे वक्त में शुरू किया गया जब इंतशारी कुव्वतें पाकिस्तान की रियासत को चैलेंज कर रही थीं और मुल्क में अमन की सूरत हाल इंतहाई खराब थी। वतन की खातिर जान कुर्बान करने वाले शोहदा और गाजियों को सलाम पेश करता हूँ और शोहदा के बेशुमार लवाहिकीन की मौजूदगी में इस अहद को दोहराता हूँ कि हम अपने शहीदों का लहू कभी रायगा नहीं जाने देंगे। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेजबान शाजिया ज़िशान। नाजरीन, जून 2014 से जारी ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म के आखिरी मरहले का आगाज हो चुका है, जिसमें पाक फौज ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शवाल में जमीनी कार्रवाइयां करते हुए मुतादिद दहशतगर्द हलाक कर दिए, जबकि इस ऑपरेशन में पाक फौज के एक अफसर समेत 4 अहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। इन बहादुर सपूतों की शहादत पर आर्मी चीफ ने इस अज़्म का इजहार किया है कि दहशतगर्दों का खात्मा करके ही दम लेंगे, जबकि वज़ीर आज़म ने इसे नेकी और बदी की जंग करार देते हुए शहीदों को खिराज तहसीन पेश किया। इसमें कोई शक नहीं कि दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में हमारे जवानों की बहादुरी और बेबहा कुर्बानियों से दहशतगर्दों की कमर टूट चुकी है और इन कुर्बानियों और कामयाबियों का एतराफ दुनिया भर में भी किया जा रहा है। कराची समेत मुल्क के बाकी शहरों में अमन बहाल हो रहा है और अवाम पाक फौज के शाना बशाना इस जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुरजोश है। अब जरूरत है तो सिर्फ इतनी कि ज़र्ब-ए-अज़्म के इस इख्तितामी मरहले के साथ साथ उन सहूलतकारों और गद्दारों का भी कलाकमा किया जाए जो मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ मिलकर हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। उधर अमरीका ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी की जंग में मजीद मौसर कार्रवाई के लिए F-16 तैयारों की फरोख्त के फैसले का दोबारा से दिफा किया है, जिसके खिलाफ कुछ अमरीकी सेनेटर्स और भारतीय लॉबी सरगर्म नजर आती है। लेकिन अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि कल से शुरू होने वाले पाक अमरीका स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के 6ठे दौर में पाकिस्तान से F-16 पर मुआहदे के बाद हमारे भी कुछ नए मुतालिबात होंगे। अब ये मुतालिबात क्या होंगे? क्या अमरीका ढूंढ का मुतालिबा करके पाकिस्तान को दबाव में लाने की कोशिश करेगा? क्या अमरीका अभी भी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाब और भरपूर कार्रवाई से खुश नहीं? अब अमरीका आखिर चाहता क्या है? हमसे मुतालिबात आखिर किए क्या जाएंगे? इस पर आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम दूसरे हिस्से में नाज़रीन बात करेंगे कि वफाकी हुकूमत की जानिब से एहतसाब के इदारे नैब के इख्तियारात कम करने के लिए कानून साजी और एक आज़ादाना कमीशन के जरिए नैब की निगरानी के मंसूबे तातुल का शिकार होते नजर आ रहे हैं। तवक्को थी कि इस सिलसिले में एक जो नया बिल है ये कौमी असम्बली के गुज़श्ता जो सेशन हुआ इसमें पेश किया जाएगा, लेकिन सेशन तो खत्म हो चुका, फिर आखिर बिल क्यों पेश नहीं किया जा सका? क्या हुकूमत इस हवाले से बाकी सियासी जमातों का इत्तफाक राय हासिल करने में नाकाम रही? क्योंकि इमरान खान, खुर्शीद शाह और सिराजुल हक समेत मुतादिद सियासी कायदीन ने इस बिल की भरपूर मुखालफत की। खुर्शीद शाह साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि जब नैब सिंध में ये कार्रवाइयाँ कर रहा था तो ठीक, अब जब पंजाब की जानिब वो बढ़ रहा है तो हुक्मरानों की चीखें निकल रही हैं। नैब के इस्लाह के लिए कमीशन बनाने की टाइमिंग ही ठीक नहीं है। सियासी इत्तफाक राय की गैर मौजूदगी में नैब के हाथ बांधने के लिए हुकूमत के पास आखिर क्या ऑप्शंस बच जाती हैं, इस पर भी अपने प्रोग्राम में आज बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ इस्लामाबाद से डॉक्टर शाहिद मसूद, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मौजूद होंगे और कराची स्टूडियो से होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए लाहौर स्टूडियोज में हमें जफर हिलाली साहब दिखाई देंगे और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब भी हमें इस्लामाबाद से ही ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर साहब, इसमें कोई शक नहीं कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म कामयाबी से जारी है, आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। इंशाल्लाह हम इसमें कामयाबी हासिल करेंगे, लेकिन 4 सदा यूनिवर्सिटी और इस साल में होने वाले अगर हमलों को देखा जाए तो क्या इन कार्रवाइयों के बाद लगता नहीं है कि दहशतगर्दी से भी मुकम्मल तौर पर छुटकारा हम हासिल कर नहीं पाए? शाजिया, नहीं, बिल्कुल आपने जैसे कि पहले बयान किया, अंदाज़ा तो था कि ये जो शवाल का इलाका है ये बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि दत्ताखेल है वैली और उसमें ये शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान दोनों से इसका बॉर्डर लगता है
और साथ ही अफगानिस्तान से भी लगता है। तो अंदाजा तो था इस बात का कि वहां पर ऑपरेशन बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वहां पर इस शिद्दत के साथ हमला करेंगे वो हमारी सिपाह पे, और हमारे तरफ से भी 17 लोग गालिबन दहशतगर्द मारे गए, लेकिन उनकी तरफ से अटैक हुआ। तो मेरे ख्याल से ये जो शवाल का इलाका है, अगर इसको हम ऑक्युपाई कर लेते हैं, जो कि कर लेंगे इंशाल्लाह, तो उसके बाद उस सांप का जो फन होता है वो कट जाएगा। अफगानिस्तान से गालिबन यही इसी रास्ते के थ्रू एंट्री हो रही थी पाकिस्तान, जो भी कुछ हो रहा था। तो एक तो जो शोहदा हैं उनको सलाम, और दूसरी बात यह है कि शव्वाल में जो कुछ हुआ पिछले 48 घंटों के दौरान, जो शहादतें हुई और जो वहां पे हुआ, उससे अंदाजा हुआ कि ये अभी तक खत्म नहीं हुआ, और शव्वाल जैसे और पॉकेट्स या वो लोग जो शव्वाल जैसे इलाकों से शहरों में आ गए, ये ऑपरेशन कितना दुश्वार है। दूसरी बात जो आपने की है भी शाहजी, मैं थोड़ी सी उस पर बात करूं। आपने कहा कि F-16 तैयारों पे इतराज हो रहा है। जो पाकिस्तान को ये जो F-16 तैयारे हैं, ये पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में। जो इसको रोकने की कोशिश कर रहा है वो दहशतगर्दों का सहूलतकार है। मैं तो सीधी बात कर रहा हूं, वो दहशतगर्दों का सहूलतकार है, क्योंकि ये जो है ये रात के वक्त के ऑपरेशंस, ये बाकी ये दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि वहां अमेरिका में तो देखें ना, अजीब सी एक माइंडसेट है। डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी, ज्यादा एतराज तो भारत की जानिब से भी उठाया जा रहा है ना, भारत भी तो प्रेशराइज कर रहा है अमेरिका को, भारत की जानिब से ज्यादा एतराज उठाया जा रहा है। डॉक्टर साहब, तो सहूलतकार है, फिर वो दहशतगर्दी के सहूलतकार हैं। अगर वो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में रुकावट खड़ी कर रहे हैं तो सहूलतकार है, फिर वो दहशतगर्दी के सहूलतकार है। तो मैं तो मुझे यकीन है खैर अमेरिका में इसकी तरफ से इसके ऊपर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर भी जो है वो बड़े रीजनेबल लोग हैं। लेकिन भारत का काम यही है, और मुझे दुख है कि भारत ये क्या आर्गूमेंट लेकर आया है कि जी पाकिस्तान को फरोख्त ना किया जाए। एक कबाड़ खाना उन्होंने अपने यहाँ जमा कर लिया असले का, और उसके ऊपर ना कोई बोल रहा है ना कोई बात कर रहा है। बदकिस्मती है हमारे सफारती जो फॉरेन ऑफिस है और हमारे वुज़रा जो हैं वो बात नहीं करते। लेकिन सबसे बड़ा जो जखीरा है वो तो इंडिया ने जमा किया हुआ है, पता नहीं किसने जमा किया हुआ है। चाइना पे जाना है, नेपाल पे जाना है, भूटान पे जाना है, या हमारे साथ मत्था फोड़ना है उन्होंने। लेकिन ये है कि ये मेरे ख्याल से ऐसे इसको हमें बहुत सीरियस नहीं लेना चाहिए। उनको जो बैठे हुए हैं वहां पे, उनके लॉबिस्ट वगैरह या हमारे कुछ लोग बैठे हैं, उनको तनख्वाह इसी काम की मिलती है कि वो बोले। जफर हिलाली साहब, ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब की कामयाबी के बाद क्या दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी? देखिए, कामयाबी होगा इंशाल्लाह, और हो रहा है, और शवाल भी कामयाब होगा। स्वात भी काफ़ी हद तक कामयाब हुआ है, मगर मेरे ख्याल में जैसे स्वात में हमने फैसला किया कि उधर एक परमानेंट डिवीज़न होगा, माने ट्रूप्स उधर परमानेंटली स्टेशन होंगे, मेरे ख्याल में हम अब शवाल के इलाके में नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, हर जगह जिधर भी हम गए हैं, वी मस्ट हैव अ परमानेंट प्रेजेंस। इसलिए कि अगर हम उधर से चले जाएं तो आप देखें ये फिर लोग वापस आ जाएंगे। जो भी करना हो हमें अपना रिट को उधर इस्टेब्लिश एक दफ़े करके वी मस्ट मेंटेन दैट रिट। और ये कहना कि सिविल गवर्नमेंट को हम दे देंगे, आप वो पुलिस वाले ले आए, ये करे वो करे, आई एम सॉरी, वो नहीं चलेगा, ना चला है ना चलेगा। टू रीच दैट स्टेज हम लोगों को और बहुत बड़े ट्रेनिंग वेनिंग की ज़रूरत है। तो फौज जो है इस वक्त it has to remain after clearing। तो बड़ी अच्छी बात है, आई होप ये एक फैसला हो। अब आप, मैं आता हूँ जी अमेरिका में, मैं आपको सिर्फ स्पेकुलेट थोड़ा सा करना चाहता हूँ कि क्या कहेगा अमेरिका सरताज अजीज साहब को, केरी साहब क्या कहेंगे। बड़ी सीधी बात है। थोड़ा सा हम ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब पे जरा ब्रीफली बात कर लें, ब्रीफली पे बात कर लें, ब्रेक के बाद फिर हम बात करेंगे कि आखिर अमेरिका पाकिस्तान से मुतालिबात क्या करने जा रहा है। जनरल साहब, ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब जिस तरह मैं बात कर रही हूँ कि कामयाबी से जारी है, लेकिन पाक अफगान जो बॉर्डर है जहाँ से दहशतगर्दों का आना जाना बड़ी आसानी से दहशतगर्द वहाँ से आ जा सकते हैं, ये पाक अफगान बॉर्डर कैसे महफूज होगा इस ऑपरेशन के बाद भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले ही आपने खबर भी पढ़ी होगी कि 28 बटालियंस नई खड़ी की जा रही हैं, और ये 28 बटालियन आर्मी की नहीं है बल्कि ये फ्रंटियर कोर की हैं, जिनको बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और पाकिस्तान इसमें मजीद बटालियंस करेगा, और अल्टीमेटली मेरा अपना अंदाजा है कि ये यहाँ पे आपको तकरीबन 100 के करीब बटालियंस चाहिए होंगी, जो 1-2 सालों में आप उनको रेस कर सकेंगे।
इंडिया ने कोई नई 200 के करीब बटालियंस खड़ी की हैं बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए, और हमें भी वेस्टर्न साइड पे ये काम करना पड़ेगा। अब बात यह है कि ये तो एक सिलसिला जो चलता रहेगा। आज इस साल 28 हैं, अगर हुकूमत के अंदर माली सकत हुई और पॉलिटिकल उसका डिटर्मिनेशन हुआ तो फिर ये काम भी होगा। लेकिन जिस तरह आप देखते हैं कि नेक्टा को फाल नहीं किया तो उस पर कोई आपको इतना अर्जेंसी नजर नहीं आती। बहुत सारे और इश्यूज हैं। आप ये देखिए कि फैटा में एक रिफॉर्म्स का एक सिलसिला चल रहा था जिसके ऊपर बातचीत बहुत होती रही, लेकिन आज दिन तक वो भी नहीं हुई। आईडीपीज को सेटल करने का काम नहीं हुआ। ये वो चीजें हैं जिससे कि वो इलाके हमेशा डिस्टेबलाइज नजर आएंगे, उनके ऊपर वो कंट्रोल नहीं रहेगा। और जब भी ट्रुप्स दाएं बाएं होंगे या ट्रुप्स की तादाद कम की जाएगी, वहां प्रॉब्लम्स खड़ी होनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा बाहर से फंडिंग का किस्सा है, वो भी हमारे आर्मी चीफ ने बहुत दफा इसका जिक्र किया है, लेकिन अभी ठीक है। मुझे ब्रेक लेने जनरल साहब, ब्रेक लेने दे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन अगर फौज की जिम्मेदारी है तो इस ऑपरेशन की कामयाबी के बाद सिविल हुकूमत की क्या जिम्मेदारी बनती है, और सबसे बढ़कर लोगों को रिहैबिलिटेट करना कितना बड़ा चैलेंज होगा। एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। डॉक्टर साहब, कामयाब ऑपरेशन के बाद में अमन कायम करने के लिए हुकूमत की जिम्मेदारी क्या बनती है? खास करके लोगों को रिहैबिलिटेट करना हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? नहीं जी, बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मैं हुकूमत का तो जिक्र नहीं करूंगा, ये रियासत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और आपको आपके इल्म में होगा कि पिछले दिनों ये IDPs के हवाले से मुख्तलिफ इजलास भी हुए, कुछ खफगी का इजहार भी हुआ। मुझे नहीं पता कि हमारी हुकूमत कितनी संजीदा है। यानी आज के दिन जब एक खबर यानी क्या खबरें आई हैं आज के दिन, आप जरा गौर करें। एक खबरें आ रही हैं कि शोहदा उनके जनाजे अदा हो रहे हैं, साथ ही खबर आ रही है शोहरों के हकूक का बिल मंजूर हो गया, वो बीवियों, मतलब आप प्रायोरिटीज देखें ना जरा हमारे लीडरान ग्रामी की क्या प्रायोरिटीज हैं। यानी लोग किसी और सोच की तरफ, किसी और मूड में बैठे हैं, आप मजाक कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि IDPs एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन वो रियासत के लिए चैलेंज है। बाकी लोग देखें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं है कि कोई आपके माजरत के साथ हमारे नुमाइंदे हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये कि वहां जाएं, फोटो सेशंस उतरवाएं, तख्तियां लगवाएं नामों की, ये पूरे मुल्क का काम है, पूरी रियासत का काम है। और ये IDPs के अंदर फिर हमें ये भी देखना होगा कि जैसे उस दिन भी आपसे बात हुई थी मर्दमशुमारी के हवाले से कि वो कहाँ हैं, मुल्क के दीगर इलाकों में कहाँ शिफ्ट हो गए हैं, उनके साथ कोई और अनासिर तो नहीं चले गए बड़े शहरों में। तो ये मेरे ख्याल से बहुत कॉम्प्लेक्स काम है। मैं इसमें नहीं समझता वो वफाकी हुकूमत जो नेक्टा नहीं बना सकी आज तक, जो बाकी कवानीन नहीं बना सकी, जो एहतसाब बिल में ही फंस गई है, वो मेरा नहीं ख्याल कि IDPs को बहुत संजीदा अपनी प्रायोरिटीज के अंदर ले रही है इस वक्त। ये काम रियासत को ही करना होगा। जी जनरल साहब। जी, मैं अर्ज कर रहा था कि बहुत सारे इशूज जिसमें मैंने ये एक तो आपको IDPs का बताया, लेकिन इसके साथ साथ और बहुत जितने भी सिपाही साहबा है, लश्कर जंगवी है, जुंदुल्ला, ये सारे TTP के अम्ब्रेला के नीचे ऑपरेट करते हैं, लेकिन ये शहरों में हैं। हम साउथ पंजाब के लिए ऑपरेशन के लिए वावेला बहुत मचा चुके, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब जो सरहद है पंजाब की और सिंध की, और सरहद है बलूचिस्तान और पंजाब की, ये वो इलाके हैं जहां पे कि आज ये दहशतगर्द जो शहरों से भागे हैं वो वहां मौजूद हैं। और इनका जब कराची से उधर सिंध से कोई ऑपरेशन होगा तो ये इस तरफ आ जाएंगे पंजाब की तरफ, पंजाब से अगर कभी हुआ तो वो दूसरी तरफ चले जाएंगे। लेकिन इधर सीरियसनेस नहीं है। मैं नहीं समझता कि हुकूमत की प्रायोरिटीज में कहीं है। इसी तरह कराची के आप ऑपरेशन में देख लीजिए कि वहां फंडिंग करने वाले जो हैं उनके मामला किस तरह चलाए जा रहे हैं। एक बयान सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप लॉन्ग लास्टिंग चाहते हैं कि रिजल्ट्स इसके हों तो कंपैटिबल गवर्नेंस भी साथ रखें, जिसका मतलब ये था कि ये चीजें कंट्रोल करें जहां फंडिंग वगैरह को कंट्रोल किया, लेकिन वहां कोई काम नहीं हुआ। दुख की बात यह है कि आपके जवान वहां पे जाने दे रहे हैं, उनका खून रोजाना बहता है, लेकिन यहां जूं नहीं रेंगती किसी के कान पे कि वो उसको, बल्कि वो डिफेंड करते हैं कि जी हमारी गवर्नेंस में तो खराबी कोई नहीं है। अगर गवर्नेंस ठीक है तो फिर इतने सारे मामला आपके ढीले क्यों पड़े हुए हैं जिनके ऊपर मैं अभी बात कर रहा हूं, बहस कर रहा हूं। सो इसलिए अगर आप इन चीजों को देखें और नॉन सीरियसनेस जो गवर्नमेंट की है और उसकी प्रायोरिटीज जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं मुख्तलिफ हैं, मुझे नहीं लगता
कि ये इतना खून बहा देने के बाद भी इसके नतायज जो हैं वो परमानेंट नेचर के होंगे या काफी सालों तक हम इससे महफूज रहेंगे, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी दलदल है जिसमें हम पांव रख के बैठे हुए हैं और हुकूमत इसके लिए वो काम नहीं कर रही जो उसको करना चाहिए। सही। हिलाली साहब, नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन में हम कितना कामयाब हुए हैं? देखिए, पहली बात यह है कि जिधर से ये रेफ्यूजीज की बात, डिस्प्लेस पर्सन्स की बात हो रही है, हाँ। हम लोग को अभी तक वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, द पेनी हैज नॉट ड्रॉप्ड, अभी तक हम समझ नहीं रहे। ये जो डिस्प्लेस लोग हैं, ये उन लोगों के साथ रह रहे थे जिनके खिलाफ ये ऑपरेशन हुआ है। बिल्कुल, आप समझे? जी। ये उन लोगों के पड़ोसी थे, भाई थे, बाप था, बेटा था। अब इन लोगों को बहुत ही जरूरत है कि स्टेट उनके साथ ऐसा रवैया रखे कि वो उनके भाई, बेटा, बाप दहशतगर्द जो निकला हुआ है और वापस आएगा, उनसे कांटेक्ट में रहेगा, उनको ये कह सकें कि भाई साहब बात सुनो, तुम क्यों खामखा लड़ रहे हो, इन्होंने हमारी इज्जत की, इन्होंने हमें खाना और पानी दिया, इन्होंने हमारा मेडिकल और देखभाल किया, इस स्टेट के खिलाफ तुम लड़ रहे हो, तुम पागल हो, मत लड़ो। देखिए, अगर ये मैसेज इन लोगों ने नहीं दिया अपने रिश्तेदारों और हमसायों को, देन आप बेशक मारते रहे इनको, बट यू आर लूजिंग द वॉर। आप बैटल जीतते रहेंगे मगर यू विल लूज द वॉर। सही। सवाल मेरा वही, नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन में हम कितना कामयाब हुए? छोड़िए जी, इनके नेशनल एक्शन प्लान की कितने हमने, जो हो ही नहीं सकता कामयाब। ये गवर्नमेंट किस चीज पे कामयाब होती है? बस लोगों को अपने घरों से निकालना और रेलवे ट्रैक्स आसमान में बनाना। मैं आई मीन फ्रैंकली, गवर्नेंस स्टेट का इतना बुरा है कि ये कहना कि एक नेशनल एक्शन प्लान, 20 पॉइंट प्लान, जिसमें हर किस्म के स्टेटिस्टिक्स और मदरसाज और सेमिनरीज और सिलेबसेस, ये सब चीजें इन्वॉल्व हैं। ये तो एक सेंसस के प्री अरेंजमेंट सेंसस के लिए पे इनका कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, ना काबिलियत है। क्या हम बात करें 20 पॉइंट का प्लान? डॉक्टर साहब, क्या रुकावटें हैं नेशनल एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करने में, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में रुकावटें क्या हैं? क्यों हम इस पर कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं, इस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं? शाजी, प्रायोरिटीज नहीं है ना। प्रायोरिटीज आप देखें ना, क्या प्रायोरिटीज हैं इस वक्त। 4 में अटैक हुआ, मुझे बताएं कि वहां पे कौन सी वफाकी हुकूमत की तरफ से कौन सी शख्सियात गई? एक हेलीकॉप्टर गया, उसमें एक दो वजीर थे, वो अंदर ही उतरा स्कूल के अंदर और वापस आ गया। प्रायोरिटीज क्या हैं? प्रायोरिटीज आईडीपीज नहीं है। प्रायोरिटीज जो है वो कोई ऑरेंज, नीली, पीली, काली लाइंस हैं, कोई पावर प्लांट्स हैं जो एक दिन चलते हैं अगले दिन रुक जाते हैं। पार्लियामेंट शमसी तवानाई से चल रही है, दुनिया की पहली पार्लियामेंट है जो शमसी तवानाई से चल रही है, और अंदर जो लोग बैठे हैं वो पता नहीं कैसे चल रहे हैं, चाबी से, बैटरी से, खुदा जानता है। तो मतलब प्रायोरिटीज ही डिफरेंट है। और उनमें जो इतना बड़ा, यानी दुनिया देख रही है इस वक्त, यानी पाकिस्तान के हवाले से जो भी दुनिया में बात होती है वो सिर्फ 2 हवालों से बात हो रही है। एक मईशत के हवाले से पाकिस्तान के ऊपर बात होती है, ये ऑपरेशन और टेररिज्म के हवाले से बात होती है। और दोनों ही तरफ मुझे तो नहीं लगता कि हम कोई स्कोर बोर्ड पे बहुत अच्छा हमारी गवर्नमेंट कर रही है। विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, हमारी जमहूरी सेटअप है, पार्लियामेंट मौजूद है, लेकिन वही बात कि बाज दफा, जैसे आज मुझे जाती तौर पे आप यकीन करें तकलीफ हुई जब ये कैप्टन उमैर के वालिद, शहीद के वालिद का आ रहा था बयान, और साथ ही उनकी वीडियो आ रही थी, और साथ ही मैं सुन रहा था ये शौहरों के हकूक, बीवी के हकूक, मौलाना फजलुर रहमान साहब इंतहाई काबिल एहतराम, लेकिन एक बेजारी सी कोफ्त की कैफियत होती है ना। आप कहते हैं यार ये हमारे साथ हो रहा है, और ये हमारे कायदीन ये बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं एक दूसरे का, यानी तमाशा। तो मुझे माजरत के साथ इस बात की बिल्कुल तवक्को नहीं है। ये मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये ऑपरेशन कामयाब होगा। आईडीपीस का मसला भी हम हल करेंगे, लेकिन वो वज़रा क्या करेंगे, एमएनएस क्या करेंगे, सेनेटर्स क्या करेंगे? वो तो यही कर सकते हैं कि वो पैसा मांगते रहें, फंड मांगते रहें और लगाते रहें, और 1 साल के बाद स्कैंडल आ जाए कि वो आईडीपीस का पैसा भी खा गए। इससे ज्यादा मुझे कोई उम्मीद नहीं है। जनरल साहब, जाहिर है कहीं ना कहीं पाकिस्तान का अमन जुड़ा है अफगानिस्तान में, के हालात मुस्तहकम होने से अफगानिस्तान में अमन कायम होगा तो पाकिस्तान में अमन कायम होगा। तो वहाँ तो तालिबान से कभी मुज़ाकरात शुरू होते हैं, कभी ख़त्म हो जाते हैं, कभी नाकाम होते हैं, तो पाकिस्तान में अमन ऐसे सूरत हाल में कैसे कायम होगा?
देखिए, अफगानिस्तान में अमन कायम होता है या नहीं होता, एक चीज ध्यान में रखिए कि वहां पे अमन अगर कायम हो भी जाता है तो जिस तरह का इंडिया का तसल्लुत है वहां पे आपके लिए मसाइल मौजूद रहेंगे, बावजूद इसके कि आप हर तरह का तावन करके वहां पे अमन करवा भी दें। अब आपके अपने जो मसाइल हैं अंदर, ये तो अफगानिस्तान के एक है, उसकी जो मैं ये बात कह रहा हूं उसको क्वालिफाई करने के लिए मैं आपको ये कह सकता हूं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रहील शरीफ ने और DGISI ने 3 दफा विजिट करके वहां पे उनको कायल किया कि जी आप हमारे साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग का एग्रीमेंट करें ताकि हम ये फंडिंग और इस तरह के जो दोनों तरफ से काम होते हैं उनको रुकवा सकें। लेकिन अफगानी उसमें दिलचस्पी नहीं रखते, वो इंडियन प्रेशर में आके इससे हट जाते हैं, वादा करते हैं लेकिन दोबारा कभी उसकी बात नहीं करते। उनको हमने ये जो मोबाइल टेलीफोन सिस्टम्स हैं, इनकी मॉनिटरिंग का सिस्टम और इनके कंट्रोल का, ताकि उनके टावर्स की यहाँ ना आ सके कम्युनिकेशन और हमारी उधर ना जा सके, 2014 अगस्त में हमने दिया था, उनको एग्रीमेंट भेजा था, आज दिन तक उन्होंने उसकी एक्सेप्टेंस यहाँ हमें वापस नहीं भेजी। तो ये तो वहां का मसला है कि वहां पे क्या है। लेकिन जो अपने मुल्क में हमने नेशनल एक्शन प्लान शुरू की थी, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने जब ये लॉन्च की तो कहा कि मैं इसकी हर महीने कमेटी का इजलास करूंगा और उसको चेयर करके प्रोग्रेस लूंगा। पिछले 1 साल और 3 महीनों में सिर्फ 1 दफा इजलास हुआ और उसमें प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि मैं इस पे मुतमईन नहीं, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पे अमल नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट में कभी इस प्लान पे बहस नहीं हुई कि हमने 1 साल जब ये प्लान चला ली है तो फिर इस प्लान का हमें रिजल्ट क्या मिला, क्या इसमें रिवाइज करने की जरूरत है, इसको इंप्रूव करने की जरूरत है, इसमें कोई और चीजें ऐड करने की जरूरत है, कभी इस पे बात ही नहीं की इस इलेक्टेड पार्लियामेंट ने, वहां बैठी हुई ने। नतीजा ये कि वो वहीं के वहीं जमूद में ये चीजें खड़ी हैं और आप वक्त गुजारते जा रहे हैं। तो ना पार्लियामेंट की सीरियसनेस उसमें नजर आती है, ना हुकूमत की नजर आती है। ठीक है, मुझे ब्रेक लेने दें जनरल साहब, ब्रेक लेने दें। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि F-16 तैयारों के बदले आखिर अमेरिका हमसे मांगने क्या जा रहा है, एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जफर हिलाली साहब, अमेरिका पाकिस्तान से मुतालिबात क्या कर सकता है? क्या वो ये कह सकते हैं कि हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए, न्यूक्लियर असासों की हिफाजत की जाए, पठानकोट की शफाफ तहकीकात की, इस तरह के मुतालिबात शामिल हो सकते हैं अमेरिका की तरफ से? बिल्कुल सही कहा आपने, ये तीनों चीजें वो मेंशन करेंगे, मगर मजे की बात यह है कि हमारा जवाब क्या होना चाहिए। मिलिटेंट्स और अफगान तालिबान के बारे में हम उनको यही कह सकते हैं कि भाई तुम आओ हमारे साथ शवाल एरिया में और देखो हम क्या कर रहे हैं और बताओ हमें क्या हम इनको हम ये अफगान तालिबान को छोड़ रहे हैं। दूसरी बात ये बड़ा जरूरी है जो कह सकते हैं हम और कहना चाहिए, वो ये है कि उनको समझना चाहिए अमेरिकनों को कि जब तक हिंदुस्तान की पॉलिसी कश्मीर में इस किस्म की बाबरिज्म हो जो है, तो उस वक्त तक आई एम सॉरी, हम जो भी करें कोई ना कोई आदमी जाके उनको अटैक करेगा, इसलिए कि वो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। तीसरी बात जो मैं समझता हूं उनको कहना चाहिए कि भाई हिंदुस्तान तो हमारे से बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे कश्मीर, सियाचिन, ये तो रूल आउट कर दिया है उसने, लाइन ऑफ कंट्रोल को क्या कहते हैं, सॉफ्टन करने। हाँ जी, मोदी साहब ने तो एक इंटरव्यू में कह दिया है कि इंतहा पसंदी के मुकम्मल खात्मे तक पाकिस्तान से बड़ी पेशरफ्त मुज़ाकरात में नहीं हो सकती। हालांकि उन्हें पता होना चाहिए अब खुद इंतहा पसंदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। बिल्कुल, और पारीकर खुद है इंतहा पसंद, और पारीकर जो है उनका डिफेंस मिनिस्टर, उसने कहा है कि सियाचिन और कश्मीर ये वो बात, ये चीज इस पे हो नहीं सकती। तो मेरे ख्याल में ये 3 चीज ये तो हमें कहना चाहिए। और एक बात हमें कहना चाहिए और तरीके से कि भाई आप लोग ये F-16 ये 8 F-16 देने के लिए इतना कंट्रोवर्सी चल गया। मैं नहीं कहता कि एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू किया, मगर आपके सेनेटर्स कर रहे हैं। तो मेहरबानी से एक चीज याद रखें, ये बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान में, और हम समझते हैं कि हमें आपके वेपन्स और प्लेन्स पे रिलाई करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव सोर्स भी ढूंढना चाहिए, और रूस के साथ हम सीरियसली निगोशिएट Su-35 पे करेंगे। कहने की बात यह है कि ये भी उनको एक पैगाम पहुंचना चाहिए। और फाइनली उनको यह कहना चाहिए कि हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो हमारे हैं, हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, हम
स्ट्रेटेजिक बैलेंस जो है सही। इस एरिया में हम कभी उसको अपसेट करने के लिए नहीं होने देंगे। सही, डॉक्टर साहब। और फाइनली आई एम सॉरी मगर थोड़ा नहीं, एक मिनट शाजिया, एक जी, मिनट। जी। फाइनली हमें इनको कहना चाहिए, मोदी इन इंडिया कैनॉट डिलीवर पीस विद पाकिस्तान। नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सही। सकता? मोदी वो मोदी नहीं है जो 2 साल पहले जीत के इलेक्शन आया। देखिए बिहार में जबरदस्त शिकस्त, दिल्ली इलेक्शंस में वाइप्ड आउट, ओनली 3 सीट्स, हरियाणा में रायट्स हुए हैं। अब ये जवाहरलाल नेहरू अफेयर, लिबरल्स एंड लिबरल ओपिनियन इंडिया हैज टर्न्ड अगेंस्ट हिम। और मुसलमान जो हैं वो समझते हैं इससे बड़ा इससे दुश्मन हिंदुस्तान में आज तक आया नहीं है। फार्म सही। पॉलिसी जो है इनकी, फार्म पॉलिसी, प्राइसेस ऑफ फार्म वो कोलैप्स होने जा रहे हैं। मोदी कैन नॉट डिलीवर पीस विद पाकिस्तान, सही। इसलिए कि मोदी के हार्ड लाइनर्स विल नॉट लेट हिम एंड ही इज वीक। से डॉक्टर साहब किस इम्तिहान में डाल सकते हैं अमेरिका पाकिस्तान को? देखें, पहले तो हिलाली साहब ने जो बात की ना कि ये कहना चाहिए, ये कहना चाहिए, ये कहना चाहिए, ये बात सरताज अजीज साहब के कहेंगे, मतलब बहुत ही ज्यादती है हिलाली साहब, आपने बहुत ही जुल्म ढाया है। हिलाली साहब कहते हैं ना, खेलने को चांद मांगना, खेलने को चांद मांग रहे हैं। मतलब बड़ी आसानी से। सरताज अजीज साहब के पीछे लग गए, लगता है उनकी नौकरी के पीछे लगे हुए लगता है हिलाली साहब। अच्छा, मैं यहाँ पे लाइटर नोट पे आपको चंद सेकंड लूंगा। मैं आपको अल्लामा इकबाल एक मुशायरे में गए, शादी अगर आपकी इजाजत हो तो एक लाइटर नोट पे आपको बात बताऊं। मुशायरे में गए तो अल्लामा ने वहां पे एक शेर का पहला मिसरा पढ़ा, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं। अच्छा, अब जो जितना वहां पे हाजरीन थे वो खामोश हो गए। अल्लामा ने फिर पढ़ा मिसरा, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं। तो वहां एक साहब खड़े हो गए, उन्होंने कहा अल्लामा इश्क की इंतहा तो हो ही नहीं सकती, ये आपने कैसा मिसरा लिखा है? तो अल्लामा ने आगे से, अल्लामा इकबाल ने कहा कि एक मिनट बैठो, दूसरा तो सुन लो। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं। तो बात यह है कि कि वो क्या हमसे कहते हैं, और वो भी सादा ही है कि मतलब इसके बाद और क्या इंतहा होगी जहां तक वो बिल्कुल बहुत कुछ कह जाएंगे। तो मेरा ख्याल से देखें, मुझे तो ये भी नहीं पता कि सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी साथ गए कि नहीं। ये बड़ी अजीब सी बात होगी अगर मुझे कल तक के परसों तक की खबर आती है कि फॉरेन, अच्छा गए तो बड़ा अच्छा है। लेकिन हिलाली साहब, ये स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स मैंने वहाँ खुद वाशिंगटन में देखे हैं, और ये मुख्तलिफ ग्रुप्स आपको पता बने हुए हैं। और इसमें कोई आज सेंटकॉम के जो चीफ है उनकी अलविदाई मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से। तो ये जो मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजिक बातें हैं ना, ये शायद दूसरी मुलाकातों में डिस्कस हो रही हैं। वहाँ पे ये बाकी जो एड है, कोई पावर के हवाले से, कोई पानी के हवाले से, कोई तालीम के हवाले से, वो शायद वर्किंग ग्रुप ज्यादा काम करें। उसमें डिफेंस का मामला मेरा नहीं ख्याल कि कुछ जेरे बहस आएगा। और सरताज अजीज साहब तो बिल्कुल ही ये बातें, सारी बातें आप नहीं कह सकते। वजीर आजम नहीं कह पाए यूनाइटेड नेशंस में, तो सरताज अजीज साहब बेचारे हमारे क्या करेंगे, वो खैरियत से वापस आ जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात। इतना ही काफी है। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त है से ब्रेक का, वापस आते हैं ब्रेक के बाद हमारे साथ है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नैब पर एक आज़ाद कमीशन कायम करना, फिर पार्लिमानी कमेटी बनाकर नैब के जो मामलात हैं इसकी निगरानी करना। जनरल साहब, क्या नैब इस्लाहात में, इस कमीशन में अब की जो सियासी जमातें, आपको लगता है नून लीग का साथ देगी जिस तरह से हमें तनकीद नजर आ रही है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या दूसरी सियासी जमातें? देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी सियासी पार्टियां जिसमें कि पीपीपी और नून लीग और गालबन एमक्यूएम वगैरह शामिल हैं, इनके मकासद में कोई फ़र्क नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव्स इनके एक ही हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि हुकूमत से कुछ निकलवाने के लिए वो इस पर लहतुलाल करेंगे और बिलाखिर इस पे इनका कंसेंसस होगा। और आपको याद होगा कि ये कमीशन का किस्सा जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का भी हिस्सा था, जिसपे कि पीपीपी पाबंद है उनके साथ। तो मेरा ख्याल है कि ये मिलके कुछ न कुछ करने की कोशिश तो जरूर करेंगे, क्योंकि इसमें लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से जिस तरह के बयान आ रहे हैं उससे लगता नहीं है कि इस्लाहात में वो लोग साथ खड़े होंगे। नहीं, ये मास्क है। मैं नहीं समझता कि वो ये सीरियसली बयान दे रहे हैं। ये हुकूमत को थोड़ा सा पांव से निकालने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये डिसएग्रीमेंट जो है वो फाइनली एग्रीमेंट के लिए ही है कि आप कुछ अपने मतलब की चीजें उनसे हल करवा लें। तो दोनों के मामलात एक जैसे हैं। ये नहीं होगा कि
अगर खुर्शीद शाह साहब ये कहते हैं कि पंजाब में आप नहीं जाने दे रहे तो मियाँ साहब इतनी जल्दी से उनको पंजाब की तरफ जाने देंगे, या ये कि ये इस पे खुश होंगे कि ठीक है ऐसे हो जाए, वो नहीं होगा। ये सारे बुनियादी तौर पे मिले हुए एक जैसी चीज़ है, इनकी सोच और रिक्वायरमेंट एक जैसी हैं। लेकिन इसमें देखने की बात यह है कि नैब के जो भी ये मामला उसमें तय करने की कोशिश करेंगे, उसको बाकी दुनिया, मीडिया, हमारी सिविल सोसाइटी वो कैसे देखती है, प्रेशर वहाँ से आने का चांस ज़रूर मौजूद है। मीडिया में ऑलरेडी इनके करप्शन के बड़े बड़े केसेस के बारे में डॉक्यूमेंट्स दिखाई जा रही हैं, इनकी बात बड़ी खुल के की जा रही है और पूरी कोशिश की जा रही है कि इन लोगों को बेनकाब किया जाए। और अगर ये चीज़ कामयाबी से चलती रही तो हुकूमत के लिए शायद मुश्किलात हों कि वो आवाम को कायल ना कर सकें और इसमें उनके खिलाफ काफ़ी सारा जहर उगला जाए। अब चीज़ ये है कि अगर नैब को इम्प्रूव करना हो तो उसमें अगर आप कवानीन को सख्त करके इस तरह का बनाएं कि वाकई वो करप्शन करने वाले लोगों का पूरी तरह एहतसाब किया जा सके तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उसमें लूप होल्स छोड़ना शुरू करें तो वो दुरुस्त नहीं है। जो तजर्बा बताता है कि उसमें मसलन प्री बारगेन वाला जो हमारा कानून है उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। लोग थोड़े से पैसे दे के वहां से निकल जाते हैं, ठीक है, और ये इशू जो है वो अब इसको एड्रेस करने की जरूरत है, अब वक्त आया हुआ है। जी सही। डॉक्टर साहब, एक ऐसे वक्त में जब पंजाब की बारी आई तो हुकूमत शोर मचा रही है, जैसे दूसरी सियासी जमातें भी हैं, इल्जाम लगा रही हैं हुकूमत पर, तो ऐसे वक्त में नैब की इस्लाह के लिए कमीशन बनाना, इसको जकड़ना, इसके हाथ पांव बांधना, इसकी टाइमिंग पर सवालात नहीं उठेंगे? नहीं, देखिए अब तो नामुमकिन हो गया तकरीबन ये ऑर्डिनेंस वगैरह, अगर इनको लाना है तो ये अभी ले आए सदारती ऑर्डिनेंस, क्योंकि कौमी असेंबली का इजलास तो नहीं हो रहा, लेकिन ये लाएंगे नहीं। उसकी वजह ये है कि जैसे ही ऑर्डिनेंस आएगा तो फौरन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। इवन अगर बिल भी पास हो जाएगा तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। तो ये एक बात। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये बात की गई थी हुकूमत से कि जी आप पब्लिकली पहले माफी मांगे कि ये नैब गलत काम कर रही है, पहले पब्लिकली माफी मांगे, फिर हम आपको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि आप ये ध्यान में रखें कि आसिम हुसैन के खिलाफ रेफरेंस दायर हो गए हैं नैब की तरफ से, तो वो जो टाइम था 2 रोज पहले की खबर है ना, ये रेफरेंस फाइल हो गए। तो इनकी तरफ से ये बात हुई थी हुकूमत से, पीपल्स पार्टी की, कि आप पहले माफी मांगे फिर हम तरमीम में आपका साथ देते हैं। वहां लड़ाई झगड़ा हो गया आपस में कि नहीं कैसे माफी मांग सकते हैं, आसिम हुसैन पे तो ऑलरेडी नैब के रेफरेंस, तो वहां झगड़ा हुआ और उसके नतीजे में ना बिल मंजूर हो सका किसी कमेटी से, और अब अगर ऑर्डिनेंस आता है सदारती ऑर्डिनेंस तो वो भी चैलेंज हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। ये मेरे ख्याल से इनको अंदाजा है और इसीलिए ये ऐसी गलती नहीं करे। दिल सबका चाह रहा है कि नैब के पर काटें, नाखून काटें, कान काटें, आंखें निकालें, लेकिन पार्टी तो कह रही है कि हम 2008 में इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, मुस्लिम लीग नून ने साथ नहीं दिया। कोई भी सियासी जमात चाहती नहीं है कि नैब जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने तो पहले बड़ी कोशिशें की थी, वो कहते हैं नून लीग ने हमारा साथ नहीं दिया था। हिलाली साहब, वक्त बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, योर कमेंट प्लीज। पहली बात तो यह है कि मेरे ख्याल में इस क्रिमिनल एंटरप्राइज, ये स्टेट जो क्रिमिनल एंटरप्राइज बन गया है, इसमें एक बड़ा जबरदस्त बॉडी है जो किधर भी जा सकता है और किसी को भी पकड़ सकता है, और वो है नैब। अब नैब में 1-2 मेरे ख्याल में खामियां हैं, वो प्री बार्गेनिंग, इसको निकालें और अच्छे आदमी को उसको सरबराह बताएं और फिर इसको छुए मत, इसलिए कि कोई ऐसा इदारा नहीं है जिधर जा सकता है और किसी को भी कभी भी पकड़ सकता है। मेरे ख्याल में दिस इज वेरी गुड। इनके साथ अगर आप फिडल करने लगे तो इसका मतलब ये होगा कि फिर वही क्रिमिनल एलिमेंट्स को अपने मर्जी के जो चाहते हैं कि लूप होल्स हों और वो एस्केप करें, वो फिर जीत जाएंगे। तो आई होप इट डजंट हैपन। हाँ, एक तो छोटे से खामियां हैं, ये प्री बार्गेन, ये सब गलत। मैं तो समझता हूं इसके साथ एक सेंटेंस ऑफ डेथ होना चाहिए। इकोनॉमिक टेररिज्म 20 लाख के बाद द पनिशमेंट शुड बी फायरिंग स्क्वाड। आप देखेंगे इधर से लेके खैबर तक लोग खड़े हो जाएंगे, सब लोग कहेंगे आओ हम टैक्स देना चाहते हैं। सही, बहुत शुक्रिया जफर हिलाली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, आपका प्रोग्राम में तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। शाज़िया ज़ीशान को नाइट एडिशन से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। गया उसमें एक 2 वजीर थे, वो अंदर ही उतरा स्कूल के अंदर और वापस आ गया। प्रायोरिटीज क्या हैं? प्रायोरिटीज आईडीपीज नहीं है। प्रायोरिटीज जो है वो कोई ऑरेंज, नीली, पीली, काली लाइंस हैं, कोई पावर प्लांट्स हैं जो एक दिन चलते हैं अगले दिन रुक जाते हैं,
पार्लियामेंट शमसी तवानाई से चल रही है, दुनिया की पहली पार्लियामेंट है जो शमसी तवानाई से चल रही है, और अंदर जो लोग बैठे हैं वो पता नहीं कैसे चल रहे हैं, चाबी से, बैटरी से, खुदा जानता है। तो मतलब प्रायोरिटीज ही डिफरेंट है, और उनमें जो इतना बड़ा यानी दुनिया देख रही है इस वक्त, यानी पाकिस्तान के हवाले से जो भी दुनिया में बात होती है वो सिर्फ दो हवालों से बात हो रही है। एक मईशत के हवाले से पाकिस्तान के ऊपर बात होती है, ये ऑपरेशन और टेररिज्म के हवाले से बात होती है, और दोनों ही तरफ मुझे तो नहीं लगता कि हम कोई स्कोर बोर्ड पे बहुत अच्छा हमारी गवर्नमेंट कर रही है। विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, हमारी जमहूरी सेटअप है, पार्लियामेंट मौजूद है, लेकिन वही बात कि बाज दफा जैसे आज मुझे जाती तौर पे आप यकीन करें तकलीफ हुई जब ये कैप्टन उमैर के वालिद, शहीद के वालिद का आ रहा था बयान, और साथ ही उनकी वीडियो आ रही थी, और साथ ही मैं सुन रहा था ये शौहरों के हकूक, बीवी के हकूक, मौलाना फजलुर रहमान साहब इंतहाई काबिल एहतराम, लेकिन एक बेजारी सी कोफ्त की कैफियत होती है ना, आप कहते हैं यार ये हमारे साथ हो रहा है, और ये हमारे कायदीन ये बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं एक दूसरे का, यानी तमाशा। तो मुझे माजरत के साथ इस बात की बिल्कुल तवक्को नहीं है। ये मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये ऑपरेशन कामयाब होगा, आईडीपीज़ का मसला भी हम हल करेंगे, लेकिन वो वज़रा क्या करेंगे, एमएनएस क्या करेंगे, सेनेटर्स क्या करेंगे, वो तो यही कर सकते हैं कि वो पैसा मांगते रहें, फंड मांगते रहें और लगाते रहें, और एक साल के बाद स्कैंडल आ जाए कि वो आईडीपीज़ का पैसा भी खा गए। इससे ज्यादा मुझे कोई उम्मीद नहीं है। जनरल साहब, जाहिर है कहीं ना कहीं पाकिस्तान का अमन जुड़ा है अफगानिस्तान में, कि हालात मुस्तहकम होने से अफगानिस्तान में अमन कायम होगा तो पाकिस्तान में अमन कायम होगा। तो वहां तो तालिबान से कभी मुज़ाकरात शुरू होते हैं, कभी खत्म हो जाते हैं, कभी नाकाम होते हैं, तो पाकिस्तान में अमन ऐसी सूरत हाल में कैसे कायम होगा? देखिए, अफगानिस्तान में अमन कायम होता है या नहीं होता, एक चीज ध्यान में रखिए कि वहां पे अमन अगर कायम हो भी जाता है तो जिस तरह का इंडिया का तसल्लुत है वहां पे आपके लिए मसाइल मौजूद रहेंगे, बावजूद इसके कि आप हर तरह का तावन करके वहां पे अमन करवा भी दें। अब आपके अपने जो मसाइल हैं अंदर, ये तो अफगानिस्तान के एक है, उसकी जो मैं ये बात कह रहा हूं उसको क्वालिफाई करने के लिए मैं आपको ये कह सकता हूं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रहील शरीफ ने और DGISI ने 3 दफा विजिट करके वहां पे उनको कायल किया कि जी आप हमारे साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग का एग्रीमेंट करें ताकि हम ये फंडिंग और इस तरह के जो दोनों तरफ से काम होते हैं उनको रुकवा सकें, लेकिन अफगानी उसमें दिलचस्पी नहीं रखते, वो इंडियन प्रेशर में आके इससे हट जाते हैं, वादा करते हैं लेकिन दोबारा कभी उसकी बात नहीं करते। उनको हमने ये जो मोबाइल टेलीफोन सिस्टम्स हैं, इनकी मॉनिटरिंग का सिस्टम और इनके कंट्रोल का, ताकि उनके टावर्स की यहाँ ना आ सके कम्युनिकेशन और हमारी उधर ना जा सके, 2014 अगस्त में हमने दिया था, उनको एग्रीमेंट भेजा था, आज दिन तक उन्होंने उसकी एक्सेप्टेंस यहाँ हमें वापस नहीं भेजी। तो ये तो वहां का मसला है कि वहां पे क्या है, लेकिन जो अपने मुल्क में हमने नेशनल एक्शन प्लान शुरू की थी उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने जब ये लॉन्च की तो कहा कि मैं इसकी हर महीने कमेटी का इजलास करूंगा और उसको चेयर करके प्रोग्रेस लूंगा। पिछले 1 साल और 3 महीनों में सिर्फ 1 दफा इजलास हुआ और उसमें प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि मैं इस पे मुतमईन नहीं, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पे अमल नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट में कभी इस प्लान पे बहस नहीं हुई कि हमने 1 साल जब ये प्लान चला ली है तो फिर इस प्लान का हमें रिजल्ट क्या मिला, क्या इसमें रिवाइज करने की जरूरत है, इसको इंप्रूव करने की जरूरत है, इसमें कोई और चीजें ऐड करने की जरूरत है, कभी इस पे बात ही नहीं की इस इलेक्टेड पार्लियामेंट ने, वहां बैठी हुई ने। नतीजा ये कि वो वहीं के वहीं जमूद में ये चीजें खड़ी हैं और आप वक्त गुजारते जा रहे हैं, तो ना पार्लियामेंट की सीरियसनेस उसमें नजर आती है ना हुकूमत की नजर आती है। ठीक है, मुझे ब्रेक लेने दें जनरल साहब, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि F-16 तैयारों के बदले आखिर अमेरिका हमसे मांगने क्या जा रहा है, एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जफर हिलाली साहब, अमेरिका पाकिस्तान से मुतालिबात क्या कर सकता है? क्या वो ये कह सकते हैं कि हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए, न्यूक्लियर असासों की हिफाजत की जाए, पठानकोट की शफाफ तहकीकात की, इस तरह के मुतालिबात शामिल हो सकते हैं अमेरिका की तरफ से? बिल्कुल सही कहा आपने, ये तीनों चीजें वो मेंशन करेंगे, मगर मजे की बात यह है कि हमारा जवाब क्या होना चाहिए। मिलिटेंट्स और अफगान तालिबान के बारे में हम उनको यही कह सकते हैं कि भाई तुम आओ हमारे साथ शवाल एरिया में और देखो हम क्या कर रहे हैं और बताओ हमें क्या हम इनको हम ये अफगान तालिबान को छोड़ रहे हैं। दूसरी बात ये बड़ा जरूरी है जो कह सकते हैं हम और कहना चाहिए वो ये है
कि उनको समझना चाहिए अमेरिकनों को कि जब तक हिंदुस्तान की पॉलिसी कश्मीर में इस किस्म की बाबरिज्म हो जो है, तो उस वक्त तक आई एम सॉरी, हम जो भी करें कोई ना कोई आदमी जाके उनको अटैक करेगा, इसलिए कि वो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। तीसरी बात जो मैं समझता हूं उनको कहना चाहिए कि भाई हिंदुस्तान तो हमारे से बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे कश्मीर, सियाचिन, ये तो रूल आउट कर दिया है उसने, लाइन ऑफ कंट्रोल को क्या कहते हैं, सॉफ्टन करने। हाँ जी, मोदी साहब ने तो एक इंटरव्यू में कह दिया है कि इंतहा पसंदी के मुकम्मल खात्मे तक पाकिस्तान से बड़ी पेशरफ्त मुज़ाकरात में नहीं हो सकती। हालांकि उन्हें पता होना चाहिए अब खुद इंतहा पसंदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। बिल्कुल, और पारी कर खुद है इंतहा पसंद, और पारी दुश्मन ने अगर कभी भी छोटे या बड़े पैमाने पर जहारियत की कोशिश की तो उसे इसकी नाकाबिले बर्दाश्त कीमत अदा करनी पड़ेगी। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब ऐसे वक्त में शुरू किया गया जब इंतशारी कुव्वतें पाकिस्तान की रियासत को चैलेंज कर रही थीं और मुल्क में अमन की सूरत हाल इंतहाई खराब थी। वतन की खातिर जान कुर्बान करने वाले शोहदा और गाजियों को सलाम पेश करता हूँ और शोहदा के बेशुमार लवाहिकीन की मौजूदगी में इस अहद को दोहराता हूँ कि हम अपने शहीदों का लहू कभी रायगा नहीं जाने देंगे। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेजबान शाजिया ज़िशान। नाजरीन, जून 2014 से जारी ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के आखिरी मरहले का आगाज हो चुका है, जिसमें पाक फौज ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शवाल में जमीनी कार्रवाइयां करते हुए मुताद्दिद दहशतगर्द हलाक कर दिए, जबकि इस ऑपरेशन में पाक फौज के एक अफसर समेत 4 अहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। इन बहादुर सपूतों की शहादत पर आर्मी चीफ ने इस अज़्म का इजहार किया है कि दहशतगर्दों का खात्मा करके ही दम लेंगे, जबकि वज़ीर आज़म ने इसे नेकी और बदी की जंग करार देते हुए शहीदों को खिराज तहसीन पेश किया। इसमें कोई शक नहीं कि दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में हमारे जवानों की बहादुरी और बेबहा कुर्बानियों से दहशतगर्दों की कमर टूट चुकी है और इन कुर्बानियों और कामयाबियों का एतराफ दुनिया भर में भी किया जा रहा है। कराची समेत मुल्क के बाकी शहरों में अमन बहाल हो रहा है और अवाम पाक फौज के शाना बशाना इस जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुरजोश है। अब जरूरत है तो सिर्फ इतनी कि ज़र्ब-ए-अज़्ब के इस इख्तितामी मरहले के साथ साथ उन सहूलतकारों और गद्दारों का भी कलाकमा किया जाए जो मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ मिलकर हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। उधर अमेरिका ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी की जंग में मजीद मौसर कार्रवाई के लिए F-16 तैयारों की फरोख्त के फैसले का दोबारा से दिफा किया है, जिसके खिलाफ कुछ अमरीकी सेनेटर्स और भारतीय लॉबी सरगर्म नजर आती है। लेकिन अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि कल से शुरू होने वाले पाक अमरीका स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के छठे दौर में पाकिस्तान से F-16 पर मुआहदे के बाद हमारे भी कुछ नए मुतालिबात होंगे। अब ये मुतालिबात क्या होंगे? क्या अमरीका डूमोर का मुतालिबा करके पाकिस्तान को दबाव में लाने की कोशिश करेगा? क्या अमरीका अभी भी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाब और भरपूर कार्रवाई से खुश नहीं? अब अमरीका आखिर चाहता क्या है? हमसे मुतालिबात आखिर किए क्या जाएंगे? इस पर आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम दूसरे हिस्से में नाज़रीन बात करेंगे कि वफाकी हुकूमत की जानिब से एहतसाब के इदारे नैब के इख्तियारात कम करने के लिए कानून साजी और एक आज़ादाना कमीशन के जरिए नैब की निगरानी के मंसूबे तातुल का शिकार होते नजर आ रहे हैं। तवक्को थी कि इस सिलसिले में एक जो नया बिल है ये कौमी असम्बली के गुज़श्ता जो सेशन हुआ इसमें पेश किया जाएगा, लेकिन सेशन तो खत्म हो चुका, फिर आखिर बिल क्यों पेश नहीं किया जा सका? क्या हुकूमत इस हवाले से बाकी सियासी जमातों का इत्तफाक राय हासिल करने में नाकाम रही?
क्योंकि इमरान खान, खुर्शीद शाह और सिराजुल हक समेत मुतादिद सियासी कायदीन ने इस बिल की भरपूर मुखालिफत की। खुर्शीद शाह साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि जब नैब सिंध में ये कार्रवाइयाँ कर रहा था तो ठीक, अब जब पंजाब की जानिब वो बढ़ रहा है तो हुक्मरानों की चीखें निकल रही हैं। नैब के इस्लाह के लिए कमीशन बनाने की टाइमिंग ही ठीक नहीं है। सियासी इत्तफाक राय की गैर मौजूदगी में नैब के हाथ बांधने के लिए हुकूमत के पास आखिर क्या ऑप्शंस बच जाती हैं, इस पर भी अपने प्रोग्राम में आज बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ इस्लामाबाद से डॉक्टर शाहिद मसूद, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मौजूद होंगे, और कराची स्टूडियो से होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए लाहौर स्टूडियोज में हमें जफर हिलाली साहब दिखाई देंगे, और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब भी हमें इस्लामाबाद से ही ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर साहब, इसमें कोई शक नहीं कि ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब कामयाबी से जारी है, आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। इंशाल्लाह हम इसमें कामयाबी हासिल करेंगे। लेकिन 4 सदा यूनिवर्सिटी और इस साल में होने वाले अगर हमलों को देखा जाए तो क्या इन कार्रवाइयों के बाद लगता नहीं है कि दहशतगर्दी से भी मुकम्मल तौर पर छुटकारा हम हासिल कर नहीं पाए? शाजिया, नहीं, बिल्कुल आपने जैसे कि पहले बयान किया, अंदाज़ा तो था कि ये जो शव्वाल का इलाका है ये बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि दत्ताखेल है वैली, और उसमें ये शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान दोनों से इसका बॉर्डर लगता है, और साथ ही अफगानिस्तान से भी लगता है। तो अंदाज़ा तो था इस बात का कि वहाँ पर ऑपरेशन बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वहाँ पर इस शिद्दत के साथ हमला करेंगे वो हमारी सिपाह पे, और हमारे तरफ से भी 17 लोग गालिबन दहशतगर्द मारे गए, लेकिन उनकी तरफ से अटैक हुआ। तो मेरे ख्याल से ये जो शवाल का इलाका है, अगर इसको हम ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जो कि कर लेंगे इंशाल्लाह, तो उसके बाद उस सांप का जो फन होता है वो कट जाएगा। अफगानिस्तान से गालिबन यही इसी रास्ते के थ्रू एंट्री हो रही थी पाकिस्तान, जो भी कुछ हो रहा था। तो एक तो जो शोहदा हैं उनको सलाम, और दूसरी बात यह है कि शव्वाल में जो कुछ हुआ पिछले 48 घंटों के दौरान, जो शहादतें हुई और जो वहां पे हुआ, उससे अंदाजा हुआ कि ये अभी तक खत्म नहीं हुआ, और शव्वाल जैसे और पॉकेट्स या वो लोग जो शव्वाल जैसे इलाकों से कर जो है उनका डिफेंस मिनिस्टर उसने कहा है कि सियाचिन और कश्मीर ये वो बात, ये चीज इस पे हो नहीं सकी। तो मेरे ख्याल में ये 3 चीज ये तो हमें कहना चाहिए, और एक बात हमें कहना चाहिए और तरीके से कि भाई आप लोग ये F-16 ये 8 F-16 देने के लिए इतना कंट्रोवर्सी चल गया। मैं नहीं कहता कि एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू किया, मगर आपके सेनेटर्स कर रहे हैं, तो मेहरबानी से एक चीज याद रखें, ये बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान में, और हम समझते हैं कि हमें आपके वेपन्स और प्लेन्स पे रिलाई करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव सोर्स भी ढूंढना चाहिए, और रूस के साथ हम सीरियसली निगोशिएट Su-35 पे करेंगे। कहने की बात यह है कि यह भी उनको एक पैगाम पहुंचना चाहिए, और फाइनली उनको यह कहना चाहिए कि हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो हमारे हैं, हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे। हम स्ट्रेटेजिक बैलेंस जो है इस एरिया में हम कभी उसको अपसेट करने के लिए नहीं होने देंगे। तो और फाइनली आई एम सॉरी मगर थोड़ा नहीं, एक मिनट शाजिया, एक मिनट, फाइनली हमें इनको कहना चाहिए, मोदी इन इंडिया cannot deliver peace with पाकिस्तान। नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मोदी वो मोदी नहीं है जो 2 साल पहले जीत के इलेक्शन आया। देखिए बिहार में जबरदस्त शिकस्त, दिल्ली इलेक्शंस में वाइप्ड आउट, ओनली 3 सीट्स, हरियाणा में राइट्स हुए हैं। अब ये जवाहरलाल नेहरू अफेयर, लिबरल्स एंड लिबरल ओपिनियन इंडिया हैज टर्न्ड अगेंस्ट हिम, और मुसलमान जो हैं वो समझते हैं इससे बड़ा इससे दुश्मन हिंदुस्तान में आज तक आया नहीं है। फार्म पॉलिसी जो है इनकी, फार्म पॉलिसी, प्राइसेस ऑफ फार्म वो कोलैप्स होने जा रहे हैं। मोदी कैन नॉट डिलीवर पीस विद पाकिस्तान, इसलिए कि मोदी के हार्ड लाइनर्स विल नॉट लेट हिम एंड ही इज वीक। डॉक्टर साहब, किस इम्तिहान में डाल सकते हैं अमेरिका पाकिस्तान को? देखें, पहले तो हिलाली साहब ने जो बात की ना कि ये कहना चाहिए, ये कहना चाहिए, ये कहना चाहिए, ये बात सरताज अजीज साहब के कहेंगे, मतलब बहुत ही ज्यादती हिलाली साहब, आपने बहुत ही जुल्म ढाया है। हिलाली साहब कहते हैं खेलने को चांस मांगना, खेलने को चांस मांग रहे हैं, मतलब सरताज अजीज साहब के पीछे लगे, लगता है उनकी नौकरी के पीछे लगे हुए लगता है हिलाली साहब। अच्छा, मैं यहाँ पे लाइटर नोट पे आपको चंद सेकंड लूंगा। मैं आपको अल्लामा इकबाल एक मुशायरे में गए, शादी अगर आपकी इजाजत हो तो एक लाइटर नोट पे आपको बात बताऊं। मुशायरे में गए तो अल्लामा ने वहां पे एक शेर का पहला मिसरा पढ़ा, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं। अच्छा, अब जो जितना वहां पे हाजरीन थे वो खामोश हो गए। अल्लामा ने फिर पढ़ा मिसरा, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं। तो वह एक साहब खड़े हो गए, उन्होंने कहा अल्लामा इश्क की इंतहा तो हो ही नहीं सकती, ये आपने कैसा मिसरा लिखा है?
तो अल्लामा ने आगे से, अल्लामा इकबाल ने कहा कि 1 मिनट बैठो, दूसरा तो सुन लो, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं। तो बात यह है कि कि वो क्या हमसे कहते हैं, और वो भी सादा ही है कि मतलब इसके बाद और क्या इंतहा होगी, जहां तक वो बिल्कुल बहुत कुछ कह जाएंगे। तो मेरा ख्याल से देखें, मुझे तो ये भी नहीं पता कि सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी साथ गए कि नहीं। ये बड़ी अजीब सी बात होगी अगर मुझे कल तक परसों तक की खबर आती है कि फॉरेन, अच्छा गए तो बड़ा अच्छा है। लेकिन हिलाली साहब, ये स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स मैंने वहां खुद वाशिंगटन में देखे हैं, और ये मुख्तलिफ ग्रुप्स आपको पता बने हुए हैं, और इसमें कोई आज सेंटकॉम के जो चीफ है उनकी अलविदाई मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से। तो ये जो मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजिक बातें हैं ना, ये शायद दूसरी मुलाकातों में डिस्कस हो रही हैं। वहां पे बाकी जो एड है, कोई पावर के हवाले से, कोई पानी के हवाले से, कोई तालीम के हवाले से, वो शायद वर्किंग ग्रुप ज्यादा काम करें। उसमें डिफेंस का मामला मेरा नहीं ख्याल कि कुछ जेर बहस आएगा। और सरताज अजीज साहब तो बिल्कुल ही ये बातें, सारी बातें आप नहीं कह सकते। वजीर आजम नहीं कह पाए यूनाइटेड नेशंस में, तो सरताज अजीज साहब बेचारे हमारे क्या करेंगे, वो खैरियत से वापस आ जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात। इतना ही काफी है। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त है अच्छे से ब्रेक का, वापस आते हैं ब्रेक के बाद हमारे साथ है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नैब पर एक आज़ाद कमीशन कायम करना, फिर पार्लिमानी कमेटी बनाकर नैब के जो मामलात हैं इसकी निगरानी करना। जनरल साहब, क्या नैब इस्लाहात में, इस कमीशन में अब की जो सियासी जमातें, आपको लगता है नून लीग का साथ देगी? जिस तरह से हमें तनकीद नजर आ रही है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या दूसरी सियासी जमातें। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी सियासी पार्टियां जिसमें कि पीपीपी और नून लीग और गालबन एमक्यूएम वगैरह शामिल हैं, इनके मकासद में कोई फ़र्क नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव्स इनके एक ही हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि हुकूमत से कुछ निकलवाने के लिए वो इस पर लहतुलाल करेंगे, और बिलाखिर इस पे इनका कंसेंसस होगा। और आपको याद होगा कि ये कमीशन का किस्सा जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का भी हिस्सा था, जिसपे कि पीपीपी पाबंद है उनके साथ। तो मेरा ख्याल है कि ये मिलके कुछ न कुछ करने की कोशिश तो जरूर करेंगे, क्योंकि इसमें लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उससे लगता नहीं है कि इस्लाहात में वो लोग साथ खड़े होंगे। नहीं, ये मास्क है। मैं नहीं समझता कि वो ये सीरियसली बयान दे रहे हैं। ये हुकूमत को थोड़ा सा पांव से निकालने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये डिसएग्रीमेंट जो है वो फाइनली एग्रीमेंट के लिए ही है कि आप कुछ अपने मतलब की चीजें उनसे हल करवा लें। तो दोनों के मामलात एक जैसे हैं। ये नहीं होगा कि अगर खुर्शीद शाह साहब ये कहते हैं कि पंजाब में आप नहीं जाने दे रहे, तो मियां साहब इतनी जल्दी से उनको पंजाब की तरफ जाने देंगे, या ये कि ये इस पे खुश होंगे कि शहरों में आ गए। ये ऑपरेशन कितना दुश्वार है। दूसरी बात जो आपने की अभी, शायद मैं थोड़ी सी उस पर बात करूं। आपने कहा कि F-16 तैयारों पे इतराज हो रहा है। जो पाकिस्तान को ये जो F-16 तैयारे हैं, ये पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में। जो इसको रोकने की कोशिश कर रहा है वो दहशतगर्दों का सहूलतकार है। मैं तो सीधी बात कर रहा हूं, वो दहशतगर्दों का सहूलतकार है, क्योंकि ये जो है ये रात के वक्त के ऑपरेशंस, ये बाकी ये दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि वहां अमेरिका में तो देखें ना, अजीब सी एक माइंडसेट है। डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी, ज्यादा एतराज तो भारत की जानिब से भी उठाया जा रहा है ना, भारत भी तो प्रेशराइज कर रहा है अमेरिका को, भारत की जानिब से ज्यादा एतराज उठाया जा रहा है। डॉक्टर साहब, तो सहूलतकार है, फिर वो दहशतगर्दी के सहूलतकार हैं। अगर वो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में रुकावट खड़ी कर रहे हैं तो सहूलतकार है, फिर वो दहशतगर्दी के सहूलतकार है। तो मैं तो मुझे यकीन है खैर अमेरिका में इसकी तरफ से इसके ऊपर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर भी जो है वो बड़े रीजनेबल लोग हैं। लेकिन भारत का काम यही है, और मुझे दुख है कि भारत ये क्या आर्गूमेंट लेकर आया है कि जी पाकिस्तान को फरोख्त ना किया जाए। एक कबाड़ खाना उन्होंने अपने यहाँ जमा कर लिया असले का, और उसके ऊपर ना कोई बोल रहा है ना कोई बात कर रहा है। बदकिस्मती है हमारे सफारती जो फॉरेन ऑफिस है और हमारे वुज़रा जो हैं वो बात नहीं करते। लेकिन सबसे बड़ा जो
जखीरा है वो तो इंडिया ने जमा किया हुआ है, पता नहीं किस लिए जमा किया हुआ है, चाइना पे जाना है, नेपाल पे जाना है, भूटान पे जाना है, या हमारे साथ मत्था फोड़ना है उन्होंने। लेकिन ये है कि ये मेरे ख्याल से ऐसे इसको हमें बहुत सीरियस नहीं लेना चाहिए। उनको जो बैठे हुए हैं वहां पे उनके लॉबिस्ट वगैरह या हमारे कुछ लोग बैठे हुए उनको तनख्वाह इसी काम की मिलती है कि वो बोलें। जफर हिलाली साहब, ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब की कामयाबी के बाद क्या दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी? देखिए, कामयाबी होगा इंशाल्लाह, और हो रहा है, और शवाल भी कामयाब होगा। स्वात भी काफ़ी हद तक कामयाब हुआ है, मगर मेरे ख्याल में जैसे स्वात में हमने फैसला किया कि उधर एक परमानेंट डिवीज़न होगा, माने ट्रूप्स उधर परमानेंटली स्टेशन होंगे, मेरे ख्याल में हम अब शवाल के इलाके में नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान और हर जगह जिधर भी हम गए हैं, वी मस्ट हैव अ परमानेंट प्रेजेंस। इसलिए कि अगर हम उधर से चले जाएं तो आप देखें ये फिर लोग वापस आ जाएंगे। जो भी करना हो हमें अपना रिट को उधर इस्टेब्लिश एक दफ़े करके वी मस्ट मेंटेन दैट रिट। और ये कहना कि सिविल गवर्नमेंट को हम दे देंगे, आप वो पुलिस वाले ले आए, ये करे वो करे, आई एम सॉरी, वो नहीं चलेगा, ना चला है ना चलेगा। टू रीच दैट स्टेज हम लोगों को और बहुत बड़े ट्रेनिंग वेनिंग की ज़रूरत है। तो फौज जो है इस वक्त it has to remain after clearing। तो बड़ी अच्छी बात है, आई होप ये एक फैसला हो। अब आप, मैं आता हूँ जी अमेरिका में, मैं आपको सिर्फ स्पेकुलेट थोड़ा सा करना चाहता हूँ कि क्या कहेगा अमेरिका सरताज अजीज साहब को, केरी साहब क्या कहेंगे? बड़ी सीधी बात है। थोड़ा सा ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब पे जरा ब्रीफली बात कर लें, ब्रीफली पे बात कर लें, ब्रेक के बाद फिर हम बात करेंगे कि आखिर अमेरिका पाकिस्तान से मुतालिबात क्या करने जा रहा है। जनरल साहब, ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब जिस तरह मैं बात कर रही हूँ कि कामयाबी से जारी है, लेकिन पाक अफगान जो बॉर्डर है जहां से दहशत गर्दों का आना जाना बड़ी आसानी से दहशत गर्द वहां से आ जा सकते हैं, ये पाक अफगान बॉर्डर कैसे महफूज होगा इस ऑपरेशन के बाद भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले ही आपने खबर भी पढ़ी होगी कि 28 बटालियंस नई खड़ी की जा रही हैं, और ये 28 बटालियन आर्मी की नहीं है बल्कि ये फ्रंटियर कोर की हैं, जिनको बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और पाकिस्तान इसमें मजीद बटालियंस करेगा, और अल्टीमेटली मेरा अपना अंदाजा है कि ये यहाँ पे आपको तकरीबन 100 के करीब बटालियंस चाहिए होंगी, जो 1-2 सालों में आप उनको रेज कर सकेंगे। इंडिया ने कोई नई 200 के करीब बटालियंस खड़ी की हैं बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए, और हमें भी वेस्टर्न साइड पे ये काम करना पड़ेगा। अब बात यह है कि ये तो एक सिलसिला जो चलता रहेगा। आज इस साल 28 हैं, अगर हुकूमत के अंदर माली सकत हुई और पॉलिटिकल उसका डिटर्मिनेशन हुआ तो फिर ये काम भी होगा। लेकिन जिस तरह आप देखते हैं कि नेक्टा को फाल नहीं किया तो उस पर कोई आपको इतना अर्जेंसी नजर नहीं आती। बहुत सारे और इश्यूज हैं। आप ये देखिए कि फैटा में एक रिफॉर्म्स का एक सिलसिला चल रहा था जिसके ऊपर बातचीत बहुत होती रही, लेकिन आज दिन तक वो भी नहीं हुई। आईडीपीज को सेटल करने का काम नहीं हुआ। ये वो चीजें हैं जिससे कि वो इलाके हमेशा डिस्टेबलाइज नजर आएंगे, उनके ऊपर वो कंट्रोल नहीं रहेगा। और जब भी ट्रुप्स दाएं बाएं होंगे या ट्रुप्स की तादाद कम की जाएगी, वहां प्रॉब्लम्स खड़ी होनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा बाहर से फंडिंग का किस्सा है, वो भी हमारे आर्मी चीफ ने बहुत दफा इसका जिक्र किया है, लेकिन अभी तक। मुझे ब्रेक लेने, जनरल साहब ब्रेक लेने दे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन अगर फौज की जिम्मेदारी है तो इस ऑपरेशन की कामयाबी के बाद सिविल हुकूमत की क्या जिम्मेदारी बनती है, और सबसे बढ़कर लोगों को रिहैबिलिटेट करना कितना बड़ा चैलेंज होगा। एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। डॉक्टर साहब, कामयाब ऑपरेशन के बाद में अमन कायम करने के लिए हुकूमत की जिम्मेदारी क्या बनती है? खास करके लोगों को रिहैबिलिटेट करना हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? नहीं जी, बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मैं हुकूमत का तो जिक्र नहीं करूंगा, ये रियासत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और आपको आपके इल्म में होगा कि पिछले दिनों ये IDPs के हवाले से मुख्तलिफ इजलास भी हुए, कुछ खफगी का इजहार भी हुआ। मुझे नहीं पता कि हमारी हुकूमत कितनी संजीदा है। यानी आज के दिन जब एक खबर यानी क्या खबरें आई हैं आज के दिन, आप जरा गौर करें। एक खबरें आ रही हैं कि शोहदा
उनके जनाजे अदा हो रहे हैं। साथ ही खबर आ रही है शौहरों के हकूक का बिल मंजूर हो गया, वो बीवियों, मतलब आप प्रायोरिटीज देखें ना जरा हमारे लीडरान ग्रामी की क्या प्रायोरिटीज हैं। यानी लोग किसी और सोच की तरफ, किसी और मूड में बैठे हैं, आप मजाक कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आईडीपीज एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन वो रियासत के लिए चैलेंज है। बाकी लोग देखें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं है कि कोई आपके माजरत के साथ हमारे नुमाइंदे हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये कि वहां जाएं, फोटो सेशन उतरवाएं, तख्तियां लगवाएं नामों की, ये पूरे मुल्क का काम है, पूरी रियासत का काम है। और ये आईडीपीज के अंदर फिर हमें ये भी देखना होगा कि जैसे उस दिन भी आपसे बात हुई थी मर्दमशुमारी के हवाले से कि वो कहाँ हैं, मुल्क के दीगर इलाकों में कहाँ शिफ्ट हो गए हैं, उनके साथ कोई और अनासिर तो नहीं चले गए बड़े शहरों में। तो ये मेरे ख्याल से बहुत कॉम्प्लेक्स काम है। मैं इसमें नहीं समझता वो वफाकी हुकूमत जो नेक्टा नहीं बना सकी आज तक, जो बाकी कवानीन नहीं बना सकी, जो एहतसाब बिल में ही फंस गई है, वो मेरा नहीं ख्याल कि आईडीपीज को बहुत संजीदा अपनी प्रायोरिटीज के अंदर ले रही है इस वक्त। ये काम रियासत को ही करना होगा। जी जनरल साहब। जी मैं अर्ज कर रहा था कि बहुत सारे इशूज जिसमें मैंने ये तो आपको आईडीपीज का बताया, लेकिन इसके साथ साथ और बहुत जितने भी सिपाही साहबा है, लश्कर जंगवी है, जुंदुल्ला, ये सारे टीटीपी के अम्ब्रेला के नीचे ऑपरेट करते हैं, लेकिन ये शहरों में हैं। हम साउथ पंजाब के लिए ऑपरेशन के लिए वावेला बहुत मचा चुके, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब जो सरहद है पंजाब की और सिंध की और सरहद है बलूचिस्तान और पंजाब की, ये वो इलाके हैं जहां पे कि आज ये दहशतगर्द जो शहरों से भागे हैं वो वहां मौजूद हैं। और इनका जब कराची से उधर सिंध से कोई ऑपरेशन होगा तो ये इस तरफ आ जाएंगे पंजाब की तरफ, पंजाब से अगर कभी हुआ तो वो दूसरी तरफ चले जाएंगे। लेकिन इधर सीरियसनेस नहीं है। मैं नहीं समझता कि हुकूमत की प्रायोरिटीज में कहीं है। इसी तरह कराची के आप ऑपरेशंस में देख लीजिए कि वहां फंडिंग करने वाले जो हैं उनके मामला किस तरह चलाए जा रहे हैं। एक बयान सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप लॉन्ग लास्टिंग चाहते हैं कि रिजल्ट्स इसके हों तो कंपैटिबल गवर्नेंस भी साथ रखें, जिसका मतलब यही था कि ये चीजें कंट्रोल करें जहां फंडिंग वगैरह को कंट्रोल किया, लेकिन वहां कोई काम नहीं हुआ। दुख की बात यह है कि आपके जवान वहां पे जाने दे रहे हैं, उनका खून रोजाना बहता है, लेकिन यहां जूं नहीं रेंगती किसी के कान पे कि वो उसको, बल्कि वो डिफेंड करते हैं कि जी हमारी गवर्नेंस में तो खराबी कोई नहीं है। अगर गवर्नेंस ठीक है तो फिर इतने सारे मामला आपके ढीले क्यों पड़े हुए हैं जिनके ऊपर मैं अभी बात कर रहा हूं, बहस कर रहा हूं। सो इसलिए अगर आप इन चीजों को देखें और नॉन सीरियसनेस जो गवर्नमेंट की है और उसकी प्रायोरिटीज जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं मुख्तलिफ हैं, मुझे नहीं लगता कि ये इतना खून बहा देने के बाद भी इसके नतायज जो हैं वो परमानेंट नेचर के होंगे या काफी सालों तक हम इससे महफूज रहेंगे। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी दलदल है जिसमें हम पांव रख के बैठे हुए हैं और हुकूमत इसके लिए वो काम नहीं कर रही जो उसको करना चाहिए। सही। हिलाली साहब, नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन में हम कितना कामयाब हुए हैं? देखिए, पहली बात यह है कि जिधर से ये रेफ्यूजीज की बात, डिस्प्लेस्ड पर्सन्स की बात हो रही है, हाँ। हम लोग को अभी तक वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, द पेनी हैज नॉट ड्रॉप्ड, अभी तक हम समझ नहीं रहे। ये जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं ये उन लोगों के साथ रह रहे थे जिनके खिलाफ ये ऑपरेशन हुआ है। बिल्कुल, आप समझे? जी जी। ये उन लोगों के पड़ोसी थे, भाई थे, बाप था, बेटा था। अब इन लोगों को बहुत ही जरूरत है कि स्टेट उनके साथ ऐसा रवैया रखे कि वो उनके भाई, बेटा, बाप दहशतगर्द जो निकला हुआ है और वापस आएगा उनसे कांटेक्ट में रहेगा, उनको ये कह सकें कि भाई साहब बात सुनो, तुम क्यों खामखा लड़ रहे हो, इन्होंने हमारी इज्जत की, इन्होंने हमें खाना और पानी दिया, इन्होंने हमारा मेडिकल और देखभाल किया, इस स्टेट के खिलाफ तुम लड़ रहे हो, तुम पागल हो, मत लड़ो। देखिए, अगर ये मैसेज इन लोगों ने नहीं दिया अपने रिश्तेदारों और हमसायों को, देन आप बेशक मारते रहे इनको, बट यू आर लूजिंग द वॉर। आप बैटल जीतते रहेंगे मगर यू विल लूज द वॉर। सही। सवाल मेरा वही, नेशनल एक्शन प्लान की इंप्लीमेंटेशन में हम कितना कामयाब हुए? छोड़िए जी, इनके नेशनल एक्शन प्लान की कितने हमने, जो हो ही नहीं सकता कामयाब। ये गवर्नमेंट किस चीज पे कामयाब होती है? बस लोगों को अपने घरों से निकालना और रेलवे ट्रैक्स आसमान में बनाना। मैं आई मीन फ्रैंकली गवर्नेंस स्टेट का इतना बुरा है कि ये कहना कि एक नेशनल एक्शन प्लान, 20 पॉइंट प्लान,
जिसमें हर किस्म के स्टेटिस्टिक्स और मदरसाज और सेमिनरीज और सिलेबसेस, ये सब चीजें इन्वॉल्व हैं। ये तो एक सेंसस के प्री अरेंजमेंट सेंसस के लिए पे इनका कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, ना काबिलियत है। क्या हम बात करें 20 पॉइंट का प्लान? डॉक्टर साहब क्या रुकावटें हैं नेशनल एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करने में, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में रुकावटें क्या हैं? क्यों हम इस पर कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं, इस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं? शाजी प्रायोरिटीज नहीं है ना। प्रायोरिटीज आप देखें ना, क्या प्रायोरिटीज हैं इस वक्त। 4 में अटैक हुआ, मुझे बताएं कि वहां पे कौन सी वफाकी हुकूमत की तरफ से कौन सी शख्सियात गई? एक हेलीकॉप्टर